हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सामान्य हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पत्र लेखन कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। साथ ही महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे जो इससे संबंधित रहेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। इसमें हम औपचारिक, अनौपचारिक, सरकारी, अर्ध सरकारी सभी पत्रों के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप बस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि नौकरी के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले पत्रों को कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, आवेदन पत्र। जो दोस्तों नौकरी के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं तो वह सभी पत्र आवेदन पत्र कहलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी कार्यालय में लंबित किसी मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही हेतु समरण दिलाने के लिए किस पत्र का प्रयोग होता है। तो इसमें दोस्तों अनुस्मारक पत्र का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, जो अनुस्मारक पत्र होते हैं, जैसे किसी कार्यालय में किसी ऑफिस में कोई कार्य अगर पेंडिंग में पड़ा है तो उसे याद दिलाने के लिए जिस पत्र का उपयोग किया जाता है तो उसे अनुस्मारक पत्र कहते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बधाई, शोक व निमंत्रण पत्र किस प्रकार के पत्र हैं। तो यह दोस्तों अनौपचारिक पत्र है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं दोस्तों? वह सभी पत्र जो हम अपने सगे संबंधी या फिर जिनसे हमारे निजी संबंध होते हैं तो उन्हें जो पत्र लिखते हैं तो वह अनौपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, जैसे अपने भाई बहन को, अपने माता पिता को, ठीक है, रिश्तेदारों को जितने भी पत्र लिखे जाते हैं तो वह सभी अनौपचारिक पत्र होते हैं। अगला प्रश्न है कि अनौपचारिक पत्र का प्रमुख भाग कौन सा नहीं है। तो देखिए, जो अनौपचारिक पत्र होते हैं तो इनके 3 भाग होते हैं: शीर्ष भाग, मध्य भाग और अधो भाग। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन सी, समापन। तो समापन जो होता है दोस्तों, तो यह इसका भाग नहीं होता। 5वां क्वेश्चन है कि सरकारी पत्र में हमेशा किस शैली का प्रयोग किया जाता है। तो सरकारी पत्र में दोस्तों हमेशा अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो सरकारी पत्र होता है यह एक तरह का औपचारिक पत्र होता है, फॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, और ये उसे लिखा जाता है जिससे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, इसलिए हम इसे अन्य पुरुष शैली में लिखते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, जो सरकारी पत्र होते हैं तो सरकारी पत्र क्या होते हैं? सरकारी पत्र को ही शासकीय पत्र भी बोला जाता है और ये दोस्तों सरकारी विभागों और कार्यालयों के द्वारा लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को कोई पत्र लिखा जाए तो कौन सा पत्र कहलाएगा? सरकारी पत्र। या किन्हीं 2 राज्यों के बीच जिस पत्र का उपयोग किया जाएगा तो वह भी सरकारी पत्र कहलाएगा। या फिर किसी 2 देशों के बीच जिस पत्र का उपयोग किया जाएगा तो वह भी दोस्तों सरकारी पत्र कहलाएगा। सिर्फ ये सरकारी कार्यों में ही उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अर्ध सरकारी पत्र किसे लिखा जाता है। तो अर्ध सरकारी पत्र दोस्तों यह सिर्फ एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो अर्ध सरकारी पत्र कौन सा होता है? जो दोस्तों एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है। जबकि सरकारी पत्र कौन सा होता है? सरकारी पत्र दोस्तों एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है, आपको याद रखना है। और हमने पढ़ा था कि जो सरकारी पत्र होता है, सरकारी पत्र की शैली होती है अन्य पुरुष शैली। ठीक है, और जबकि अर्ध सरकारी पत्र की जो शैली होती है तो वह उत्तम या फिर मध्य शैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। तो टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है मामलों को नियम अनुसार निपटाना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है मामलों को नियम अनुसार निपटाना। अब देखिए टिप्पण क्या है। तो टिप्पण दोस्तों किसी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर अपनी राय देना, अपने उस पर मंतव्य देना, ठीक है, या फिर उस पर अपना आदेश निर्देश देना। ठीक है, ये सभी क्या होता है? ये टिप्पण में लिखा जाता है और इसी प्रक्रिया को दोस्तों टिप्पणी कहा जाता है।
ठीक है। अगर आपसे इसकी शैली पूछी जाए तो इसकी शैली होती है दोस्तों सीधी व सरल। मतलब जब आप टिप्पणी लिखोगे तो उसकी शैली दोस्तों सीधी और सरल लैंग्वेज में होनी चाहिए। और इसे लिखने के लिए जिस सीट का उपयोग किया जाता है उसे दोस्तों नोट सीट कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जो पत्र सरकारी विभागों, अधीनस्थ निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों को लिखा जाता है उसे कहते हैं। तो इसे दोस्तों सरकारी पत्र कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन वी। 10वां क्वेश्चन है कि अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। हमें बताना है कि जो अर्ध सरकारी पत्र होता है तो उसमें दोस्तों प्रेषक, ठीक है, प्रेषक का नाम और पदनाम किस साइड में होता है। तो यह दोस्तों बाईं ओर शीर्ष पर होता है। जब अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है तो उसमें बाईं ओर सबसे ऊपर, ठीक है, प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है। अगला प्रश्न है कि ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। तो ईमेल दोस्तों यह आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। 12वां प्रश्न है कि संचार में शोर का मतलब क्या है। तो शोर का मतलब होता है दोस्तों संचार प्रक्रिया में बाधा। ठीक है, तो शोर का मतलब होता है कि जब संचार में कोई बाधा आए तो उसे दोस्तों शोर के नाम से जानते हैं। 13वां प्रश्न है कि पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। तो पासपोर्ट को दोस्तों पारपत्र हिंदी में बोला जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, पासपोर्ट दोस्तों जब हम एक देश से दूसरे देश को जाते हैं तो हमें उसके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसी से पता चल रहा है कि जब हम एक देश से दूसरे देश को पार करेंगे तो हमें पारपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो समाचार की शैली होती है समाचार लेखन की तो वह उल्टा पिरामिड शैली होती है। अब देखिए उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है ये आपको जानना होगा। ठीक है, तो उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले देखिए मुखड़ा लिखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में बॉडी लिखी जाती है और लास्ट में समापन होता है। समाचार लेखन में, ठीक है, क्या होता है कि सबसे पहले जो न्यूज की मुख्य बात होती है वो सबसे पहले बताई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो उल्टा पिरामिड शैली कैसी होती है, सबसे पहले आपको उसका मुखड़ा या लीड बतानी होती है, फिर लास्ट में बॉडी आती है, फिर उसके बाद में दोस्तों निष्कर्ष या फिर उसका समापन होता है। याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टिप्पणी लेखन की शैली सदैव होनी चाहिए। तो इसकी शैली दोस्तों सदैव सीधी व सरल होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन ए। किसी पत्र के माध्यम से एक साथ सभी संबंधित कार्यालयों को किसी सूचना, आदेश आदि से अवगत कराया जाता है। तो फ्रेंड्स परिपत्र के माध्यम से, ठीक है, एक साथ सभी संबंधित कार्यालयों को सूचना या आदेश से अवगत कराया जाता है। परिपत्र को ही दोस्तों गस्ती पत्र और सर्कुलर लेटर भी बोला जाता है। मतलब दोस्तों यह जिस जगह से स्टार्ट होता है और घूम के उसी जगह पर वापस आ जाता है, इसलिए इसे परिपत्र, गस्ती पत्र और सर्कुलर लेटर बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि संक्षेपण मूल पाठ का कितना लिखा जाना चाहिए। मतलब संक्षेपण का मतलब दोस्तों सारांश। ठीक है, तो सारांश जो होता है मूल पाठ का कितना लिखा जाना चाहिए, तो यह 1/3 कम से कम होना जरूरी होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनिकोड फॉन्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा दोस्तों यूनिकोड फॉन्ट नहीं है। अब देखिए जो फंट क्या होते हैं, जो हिंदी के फंट होते हैं, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज के जो फंट यूज किए जाते हैं तो वह 2 प्रकार के फंट होते हैं, यूनिकोड फंट और नॉन यूनिकोड फंट। ठीक है, और देखिए यूनिकोड फंट के अंदर कौन कौन से फंट आते हैं, तो इसमें जैसे मंगल फंट आया, अपराजिता फंट आया, कोकिला फंट, ठीक है, ये सभी जो आते हैं तो यह यूनिकोड फंट के अंतर्गत आते हैं और यही वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित भी हैं। और नॉन यूनिकोड फंड कौन से होते हैं, जैसे चाणक्य फंड, कुर्तीदेव फंड, ये सभी दोस्तों नॉन यूनिकोड फंड होते हैं।
ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनिकोड फंट नहीं है। तो इसमें दोस्तों कुर्ती देव फंट जो है तो यह यूनिकोड फंट नहीं है। ठीक है, जबकि मंगल फंट, अपराजिता फंट और कोकिला फंट यह यूनिकोड फंट है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। तो यह दोस्तों पत्रकारिता को बोला जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। 20वां क्वेश्चन है कि किसके माध्यम से रिसीवर प्राप्त संदेश को समझने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, जो रिसीवर होता है, जो संदेश को प्राप्त करता है, तो वह संदेश को समझने की जो कोशिश करता है वह संदेश को डिकोडिंग कर कर समझने की कोशिश करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, और जब संदेश दोस्तों भेजा जाता है तो वह इन कोडिंग में भेजा जाता है। जब रिसीवर उसे प्राप्त करता है तो वह संदेश को डिकोडिंग करके समझता है। अगला प्रश्न है कि जब संचार प्रक्रिया में संचारक व प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है तो उसे कहते हैं। तो यह दोस्तों अंतव्यक्तिक संचार कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो फ्रेंड्स ऐसा संचार, देखिए मतलब जो संचारक खुद संचारक हो और उसे प्राप्त करने वाला भी खुद वही व्यक्ति हो, तो ऐसे संचार को दोस्तों अंतव्यक्तिक संचार बोलते हैं। जैसे आप पूजा करते हैं, ठीक है, या प्रार्थना करते हैं, तो उसमें दोस्तों ये जो संचार कहलाएगा यह अंतव्यक्तिक संचार कहलाएगा, क्योंकि हम अपने मन ही मन में अपनी बातों को बोलते हैं। ठीक है, तो हम कहने वाले भी खुद और सुनने वाले भी खुद होते हैं। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट व मोबाइल फोन किस प्रकार के संचार माध्यम है। तो यह दोस्तों मुद्रित श्रव्य माध्यम है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जो फ्रेंड संचार माध्यम होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम और फ्रेंड्स मुद्रित श्रव्य माध्यम। अगला प्रश्न है कि जनसंचार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मास कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, जनसंचार को इंग्लिश में बोला जाता है मास कम्युनिकेशन। और वर्तमान में दोस्तों जनसंचार के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों मीडिया शब्द का उपयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन वी। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर था मास कम्युनिकेशन। 24वां क्वेश्चन है कि प्रारूप लेखन का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। प्रारूप का मतलब होता है दोस्तों फॉर्मेट, किसी लेटर का फॉर्मेट। तो फॉर्मेट से ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी जानी है, उसकी पूरी जो एक तरीका है तो वो सभी प्रारूप में बताया जाता है। तो इसी को बोलते हैं पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संपादक किसे कहते हैं। तो संपादक दोस्तों त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला, मतलब दोस्तों समाचार को त्रुटि रहित, कि इसमें कोई गलतियां ना हो, उसे छापने योग्य बनाने वाला जो व्यक्ति होता है तो वह संपादक कहलाता है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, आज का क्वेश्चन रहेगा आपका कि रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है। श्रव्य माध्यम, मुद्रित माध्यम, दृश्य माध्यम, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आज के ये थे हमारे 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और इस टॉपिक में से दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाने हैं। आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।